बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम टीएमसी नेता के घर पहुंची थी। जांच एजेंसी को राशन घोटाले में छापेमारी करनी थी, लेकिन वहां करीब 200 लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया, उन्हें जख्मी कर दिया। तस्वीरें आप मेरे साथ दिखा सकते हैं। उनकी गाड़ियां तोड़ दी। इसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, हमले के पीछे रोहिंग्या का हाथ बताया और बीजेपी ने घेरा, ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग तक कर दी। हम आपको बता रहे हैं, ईडी अधिकारी राजकुमार राम, सोमनाथ दत्त इसमें घायल हुए हैं। हमले में ईडी अधिकारी अंकुर गुप्ता भी घायल हुए हैं। क्या देश में इसकी इजाजत दी जा सकती है? टीएमसी नेता के घर पर ईडी का छापा होना था, वहां पर अफसरों पर ही हमला हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी से बीजेपी हालांकि अब इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधीर बाबू को आपने सुना ही, जमकर वो हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी खून बहा है, किसी की हत्या भी हो सकती है। तमाम सवालों पर, तमाम मुद्दों पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प तथ्य दिखाते हैं। हम आपको सियासत की एबीसी ईडी दिखा रहे हैं। एबीसी ईडी यानी करीब करीब सारे जो अल्फाबेट से शुरू होने वाले नेताओं के खिलाफ किसी न किसी आरोप में ईडी की नजर है। ए से अरविंद केजरीवाल, जो 3 समन पर पेश नहीं हुए। ए से ही अभिषेक बैनर्जी, जिसके खिलाफ कोयला घोटाले की जांच हो रही है। बी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सी से चरणजीत सिंह चन्नी। डी से डीके शिव कुमार, ये चन्नी साहब आय से अधिक संपत्ति का केस इन पर चल रहा है। डी से डीके शिव कुमार, मनी लॉन्ड्रिंग केस। ई से शरद पवार गुट के एकनाथ खड़से, जमीन घोटाला। अब एफ पे आइए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला। जी से गोविंद सिंह डोटासरा, पेपर लीक केस। एच से हेमंत सोरेन। आई से, पहले हेमंत सोरेन का देख लीजिए, जमीन घोटाला, इलीगल माइनिंग का भी स्कैम है जिसमें आरोपी बनाया जा रहा है। आई से अभी पूछताछ हो रही है, हालांकि माफ कीजिएगा गलत जानकारी मैंने दी आपको। बता दें एक बार फिर से, जमीन घोटाला, हेमंत सोरेन पर इलीगल माइनिंग स्कैम में पूछताछ के लिए उन्हें 7 बार नोटिस मिला। अब आई पे आइए, आई से इबोबी सिंह। जे से बंगाल के राशन घोटाले में ज्योतिप्रिय मलिक। के से कार्ति चिदम्बरम। एल से लालू यादव। इसी तरह बढ़ते रहिए, एस से आगे बढ़िए, आर से राहुल गांधी, राबड़ी देवी। एस से सोनिया गांधी, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। बढ़ते रहिए, वाई से वाईएस जगनमोहन रेड्डी और जेड से पॉन्जी स्कैम में जमीर अहमद खान। सुबह से ही ईडी एक्शन। हरियाणा में आईएनएलडी नेता के घर पर खनन घोटाले में ईडी ने छापेमारी की। सोनीपत में कांग्रेस के विधायक के ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली, तो महाराष्ट्र के बारामती में सहकारी बैंक घोटाले को लेकर शरद पवार के पोते के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम पश्चिम बंगाल भी पहुंची टीएमसी नेता के घर पर छापा मारने, लेकिन वहां जांच टीम पर हमला हुआ। हमला ऐसा कि कार तोड़ दी गई और ईडी के अधिकारी खून से लथपथ हो गए। भ्रष्टाचार की जांच से रोकने के लिए भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। दावा है कि भीड़ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के ही नेता की तरफ से उकसावे पर आई और उसने देश के करप्शन के खिलाफ खबरदार करने वाली टीम के अफसरों पर हमला कर दिया। अब एक साथ ईडी अधिकारी पर हुए हिंसक वार के साथ उस भीड़ के चेहरे को देखिए, जिसे उकसाया गया, जिसे भड़काया गया, जिसे प्रवर्तन निदेशालय की टीम के अधिकारी को लहूलुहान करने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। टीएमसी के गुंडों ने और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है, ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है।
जिस प्रवर्तन निदेशालय के पास असीमित शक्ति होने और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाकर राजनीति होती आई, आखिर उसके ही अधिकारी पर पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा हमला क्यों हुआ कि 7 टांके सिर में लगाने पड़े? इसलिए ध्यान से देखिए, मामला पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाले का है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में 700 करोड़ से ज्यादा का राशन घोटाला हुआ, जिसके चलते खाद्य मंत्री रहे ज्योति प्रिय मलिक को पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब शुक्रवार को उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंचती। खबर है कि शाहजहां शेख ने खुद को घर में दरवाजों के भीतर बंद कर लिया। आरोप है कि टीएमसी नेता शेख के उकसावे पर 300 लोगों की भीड़ आ गई। टीएमसी नेता की तरफ से उकसाई भीड़ ने ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया। ईडी अफसरों की गाड़ी तोड़ दी। 2 अफसरों को बुरी तरह चोट आई है। अब बीजेपी से संघीय ढांचे पर हमला बता रही है तो टीएमसी पलटवार कर रही है। कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता। निशित प्रामाणिक जो केंद्र के प्रतिमंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में फेडरलिज्म वाली बात ही ये चीज ही नहीं है। तो निशित प्रामाणिक से हमें ये पूछना है कि आपके कूच बिहार में फेडरलिज्म आपको दिखा? आपको पश्चिम बंगाल में फेडरलिज्म दिख रही है जब आती है मनरेगा की बात? दिलचस्प ये कि ईडी की टीम पर हमले को लेकर कांग्रेस ने टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। इंडी अलायंस का जो ब्लॉक है, ये पूरी तरह बटा हुआ है। ये पूरी तरह से एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। एक दूसरे से विचार अलग है। ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और नाम उसका इंडी अलायंस लेते हैं। वैसे ईडी की कार्रवाई सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी हो रही है और भ्रष्टाचार के सबूत भी मिल रहे हैं। नोटों के बंडल, सोने का बिस्कुट, विदेशी हथियार और कारतूस को देखिए, ये सब कुछ बरामद हुआ भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर से। ईडी सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इस छापे में 5 करोड़ की नकदी, 4 से 5 किलो सोना, देश विदेश में संपत्ति के दस्तावेज, विदेशी हथियार, करीब 300 कारतूस और शराब की 100 से ज्यादा बोतल बरामद हुए। दिलबाग सिंह के अलावा सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर छापेमारी की। दोनों नेताओं के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई। उधर महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार के पोते और उन्हीं की पार्टी के विधायक रोहित पवार की एग्रो फैक्ट्री पर जांच एजेंसी ने छापा मारा। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। विपक्ष ईडी को सरकार का सियासी हथियार बताता रहा है, लेकिन आज ईडी टीम पर हुए हमले ने साबित किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर जबरदस्त घबराहट है। आज तक ये अधिकारी अब बीच में आ रहे हैं। सियासत यहां तक पहुंच गई है कि अधिकारियों के घायल होने की नौबत आ रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस अगले 45 मिनट के डिबेट में यहां पर तय हो जाना चाहिए कि अधिकारियों पर इस तरह की आंच क्यों आई। वो कहते हैं शहजाद पूनावाला जी कि आपकी सरकार चुन चुनकर इनको बदनाम कर रही है, विपक्षी नेताओं को। आप उनके पीछे ईडी को लगाते हैं और इसीलिए ये अफसर इस तरह से घायल हो रहे हैं। आप जवाब दीजिए पहले। देखिए, मेरी बात पर तो टीएमसी यकीन नहीं करेगी कि हम चुन चुनकर इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं यहीं पर बैठे हुए एक सम्मानित प्रवक्ता की बात सुना देता हूं। भ्रष्टाचार, और पहले वक्तव्य में कहा था कि साहब कोर्ट ने कहा एलजी पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया। इससे आपके पाप धुल जाते हैं क्या? केजरीवाल जी इतने भावुक और भोले हो जाते हैं, लेकिन एक भी प्रामाणिक तथ्य का जवाब नहीं देते। ना दिलीप जी ने दिया,
मैंने दुबे कहा जी आपको अपनी कि आवाज कैसे सुनते एक्साइज एक्ट का वायलेशन किया, कैसे एनसीटी के एक्ट का 1991 का आपने तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए अब मैं क्या बोलूं, इसकी तो पुष्टि खुद अभय जी ने किया है, मेरे बड़े भाई है। अभय जी के अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने भी किया है। कांग्रेस वालों ने तो पोस्टर लगा लगा कर कहा था मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सही है, संजय सिंह की गिरफ्तारी सही है। और ये आम आदमी पार्टी वालों ने भी, जब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था जिस पर हम लोग बोलते थे, तो वहां पर तो भूपेश बाघेल की गिरफ्तारी की मांग की थी। अच्छा छोड़ देते, अब आते हैं ईडी के प्रति रिएक्शन। आपने क्योंकि एबीसी से गिनवाया था, तो एबीसी रिएक्शन में भी है। देखिए, ए फॉर जानलेवा अटैक करने वाला रिएक्शन टीएमसी की ओर से, बी फॉर भागने वाला रिएक्शन केजरीवाल जैसे लोगों की ओर से, और सी फॉर छुप जाने वाला रिएक्शन अभिषेक बैनर्जी से लेकर हेमंत सोरेन की ओर से। मेरा केवल एक ही सवाल है कि यदि इनके खिलाफ कुछ है नहीं सबूत, तो इनको कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिलती? अब ये जो मामला है पीडीएस स्कैम का 1000 करोड़ का मामला है, इसमें तो ज्योतिप्रिय मलिक अक्टूबर से गिरफ्तार है, क्यों उनको राहत नहीं मिली? एसएससी स्कैम जो बंगाल में हुआ है उसमें पार्था चैटर्जी को राहत क्यों नहीं मिली? जो अम्फान साइक्लोन में स्कैम किया उसमें राहत किसी को क्यों नहीं मिली? जिस प्रकार से कट मनी का स्कैम बंगाल में हुआ है उसमें राहत किसी को क्यों नहीं मिली? तो कोर्ट भी क्या विद्वेष की भावना से काम कर रही है? परंतु मुद्दा यह केवल नहीं है, आज मुद्दा दो तरफा है। एक तो है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के अलावा राजनीतिक हिंसा का संस्थागतीकरण हो चुका है। मतलब कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबान माइंडसेट एंड कल्चर बन चुका है। मां माटी मानुष नहीं, आज क्या हो गया है? देखिए, भारत मां का अपमान, माटी रक्त रंजित, और मनुष्य की तो सुरक्षा पर ऐसा खतरा कि अगर ऑफिशियल सुरक्षित नहीं है तो आम मनुष्य का क्या? बताइए, 2013 में पंचायती पोल्स में हिंसा, 45 लोग मारे गए। 18 में हिंसा, वहां पर 70 लोग मारे गए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। 21 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, 2022 में बीरभूम वायलेंस हुआ, 2023 में पंचायती राज पोल्स में वायलेंस हुआ, उसमें तो अधीर रंजन चौधरी बोल पड़े, और आज भी अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। अब बताइए कि अधीर रंजन चौधरी क्या हमारे प्लान के साथ है? क्या विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है, उन पर हमला हो रहा है, तो अधीर रंजन बाबू समर्थन करते टीएमसी का? ये तो साथी है ना एक दूसरे के साथ, और कहते हैं डेमोक्रेसी बचाओ। तो क्यों अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आज घायल हुए हैं, कल हत्या हो जाएगी? और इसमें एक और मुद्दा है। देखिए, संस्था जो होती है संवैधानिक या कानून की, उनका अपमान करना टीएमसी का चरित्र बन चुका है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या कहा कल्याण बैनर्जी ने? फिराद हकीम ने सीआईएसएफ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे पास वीडियो है, पर मैं उसके इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पहले तो आज हम ये तय करेंगे ना कि इन अधिकारियों पर हमला क्यों हुआ है, किसने हमला किया? तौसीफ खान, क्यों यह हमला हुआ, किसकी जवाबदेही है? गृह मंत्रालय किसके अंडर है पश्चिम बंगाल में? अगर टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर यह रेड हो रहा है, रेड बंद कर दे ईडी, नहीं तो अफसर पर हमला होगा। अंजना जी, देखिए, मैं किसी भी वायलेंस की सपोर्ट नहीं करता। कोई स्टेट गवर्नमेंट, ममता सरकार भी किसी भी तरह के वायलेंस की सपोर्ट नहीं करती। किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वो वायलेंस में उतरे, लेकिन ईडी अफसर को भी यह हक नहीं है कि वो भीड़ को जाकर के उकसाए। वहां से रिपोर्ट आया कि बीजेपी के बिहेस्ट में ईडी के ऑफिसर्स के साथ में जो सेंट्रल फोर्सेस आए, वो भीड़ को उकसा रही थी। चुनाव के वक्त में भी ये बात साबित हुआ है, जहां पर उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस ने गोली चलाया था। अगर ईडी को कोई कार्रवाई उकसाने का मतलब क्या होता है? वो बंगाल पुलिस को लूप में क्यों नहीं रखती? वो चीफ सेक्रेटरी को लूप में क्यों नहीं रखती, ताकि जो सेंसिटिव एरिया है उसको बंगाल सरकार उस वहां पे उनको आवाज नहीं जा रही। एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने कहा कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस ने भीड़ को उकसाया, क्या हुआ, कैसे उकसाया? आप गोली वोली की पुरानी कहानी सुनाने लगे, उकसाया कैसे उकसाया? भीड़ को उकसाने की रिपोर्ट आई है। क्या किया? भीड़ को उकसाने की रिपोर्ट है, और मैं आपको यह भी बताऊं, शुभेंदु अधिकारी पब्लिकली जब प्रोग्राम करते तो वो कहते तुम्हारे काছে ईडी पाठिए देवो, और उसके बाद में ईडी को भेज देते हैं। ये ईडी खुद से आती या ईडी को बीजेपी भेजते हैं टारगेट करके? यही तो सवाल है। अगर आपके रूल्स है ईडी को रेड करने का प्रोसीजर है, आप चीफ सेक्रेटरी तक क्यों नहीं बताते? आप पुलिस को भी नहीं बताते। आप माहौल को फैक्ट्स पे बात कीजिए, सिर्फ रेटरिक पे बात मत कीजिए। वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अधिकारी पर हमला कैसे हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस ने भीड़ को उकसाया, बहुत गंभीर एक्यूजेशन है, बहुत गंभीर आरोप। कैसे उकसाया? सिर्फ ऐसा बोल के आप नहीं निकल सकते, आप नेशनल टीवी पे हैं, आप बताएं कि कैसे उकसाया, बताइए तो क्या किया? नहीं, फैक्ट सच सामने आना चाहिए ना, कैसे उकसाया, क्या किया? वहां पे जो लोकल्स हैं, जो लोकल्स हैं, उनका रिपोर्ट ये आया कि भीड़ को उकसाया गया। कैसे? अब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पे डिटेल आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं देख रहे हैं कि कोई जो है
वायलेंस में ये जो उतर कार जाए। वाली तस्वीर इनको इसकी दिखाई है, मैं ये डिफेंस ईंट नहीं पत्थर करता। देख रहे हैं आप जो लेकिन मारी गई है साथ में गारों ये पर। भी मैं आपको बताता देखो हूं। ना, आप तो सिर्फ जी इसको देखो, तो इसको मत जस्टिफाई कीजिए कि उकसाया और सेंट्रल फोर्सेस पर आप ऐसा एक्यूजेशन लगा रहे हैं, आरोप। ये कार की तस्वीरें देखिए, ये ईंट पत्थर इस तरह से गाड़ियों पर हमला करना। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा अंजना जी, ये आरोप तो मैं नहीं लगा रहा। रिपोर्ट्स आए हैं लोकल से कि ये भीड़ को उकसाया गया, लेकिन मैं सबसे पहले ये बात कहा कि किसी को हक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर पे वो वायलेंस का उपयोग करे। लेकिन जब ईडी कोई एक्शन लेती है तो बंगाल पुलिस को लूप में क्यों नहीं रखती, या वो कम से कम चीफ सेक्रेटरी को लूप में क्यों नहीं रखती, ताकि बंगाल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल के हाथ में। आपने प्रश्न उठाया कि होम मिनिस्टर बंगाल का कौन है। आप जब इंफॉर्मेशन दे देंगे तो कौन से सेंसिटिव एरिया है, वहां पे क्या प्रिकॉशन लेना है, आपको अकॉम्पनी करेगी बंगाल पुलिस आपके रेड में। लेकिन आपका मकसद वो नहीं है कि लीगल तरीके से कहीं पे रेड किया जाए। अगर बीजेपी का मकसद ये है कि एक बैड पिक्चर फ्रेम किया जाए, एक बैड कलर में बंगाल को दिखाया जाए, बंगाल एक पीस लविंग स्टेट है, लेकिन उसको ये ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि बड़े बड़े बीजेपी सेल के नेता, बीजेपी आईटी सेल के नेता वहां से भाषण देने लगे कि बंगाल में इमरजेंसी लागू कर दिया जाए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और वो एज अ टूल ईडी को इस्तेमाल कर दिए। यही तो कहते आ रहे तृणमूल एक जमाने से। ठीक है, छोटा सा जवाब, फिर मैं अभय जी आपके पास आ रही हूँ। छोटा सा जवाब। अंजना जी, बंगाल पुलिस पर कितना भरोसा हाईकोर्ट को है कि 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ तो उन्होंने मैटर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, ये कहते हुए कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उकसाने की जहां तक बात है तो मुझे बता दीजिए कि एफआईआर दर्ज हो गई होगी, उसमें किसका नाम लिया गया है उकसाने के लिए? आप अगर इस प्रकार से अधिकृत रूप से इतने स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि उकसाया गया ईडी की तरफ से, तो किसने उकसाया, कैसे उकसाया, एफआईआर की डिटेल्स, एफआईआर की कॉपी नंबर बता दीजिए, हम उसमें से पढ़कर आज तक ब्रेक कर देगा। दूसरी बात मुझे बताइए कि 2023 के पंचायती चुनाव में किसने उकसाया, 2021 के पोस्टपोल वायलेंस में किसने उकसाया, बीरभूम की हिंसा में किसने उकसाया, 2018 की 2013 की पंचायती वायलेंस में किसने उकसाया। और देखिए आखिरी बात, चलिए उकसाया उन्होंने और फिर ये हिंसा हुई, तो अधीर रंजन चौधरी तो इंडिया अलायंस के है ना भाई, वो क्यों बोल रहे हैं ये? तो या तो अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है तो अभय दुबे उसका जवाब दे, या तो अधीर रंजन चौधरी भी वही महसूस कर रहे हैं जो आम जनमानस और हम महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी तानाशाही है। और देखे ना किस प्रकार का ये रवैया है कि ये कहते हैं डेमोक्रेसी बचाओ, मतलब बंगाल में डेमोक्रेसी का खतरा टीएमसी, केरला में डेमोक्रेसी का खतरा लेफ्ट पार्टी, पंजाब में डेमोक्रेसी का खतरा आम आदमी पार्टी, और अभय दुबे दिल्ली में आके बोलेंगे हम डेमोक्रेसी बचाएंगे इनके साथ। ठीक है, तलवार की धार पर चलने का आपका वक्त शुरू होता है अब, अभय दुबे जी। अधीर बाबू कह रहे हैं कि तानाशाह है ममता बनर्जी, अभी तो खून ही निकला है, किसी की हत्या भी हो सकती है, अधिकारियों पर हमले को लेकर उन्होंने कहा है। अब आपकी कसौटी है, आप बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। ईडी के अधिकारियों पर अगर यह हमला हुआ है तो क्या जवाब दे ममता बनर्जी, है या नहीं? अंजना जी, 10 सालों से भारत के प्रजातंत्र को ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लहूलुहान कर रही है। प्रजातंत्र का, प्रतिपक्षी दलों का मान मर्दन किया, सिर फोड़कर 5000 टांके हैं, 5000 जानती हैं, 5906 मुकदमे दर्ज किए ईडी ने। कितने का निराकरण किया? देश के ये बात सुनकर के पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। सिर्फ 25.42%। एक खबर आई थी जब वार्षिक प्रतिवेदन ईडी ने प्रस्तुत किया था कि 85% मुकदमे 2014 के बाद प्रतिपक्षी दलों पर है। मैं चुनौती देता हूं, उसमें उन्होंने कहा था कि एमएलए, एमपी, एमएलसी, पूर्व एमपी, एमएलए पर 121 में से 115 प्रतिपक्षी दलों पर है, नहीं 100% मुकदमे प्रतिपक्षी दलों पर है। अभी मेरे विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि कोर्ट से राहत नहीं दी। अरे मिली कोर्ट से राहत। किसको मिली कोर्ट से राहत जानते हैं आप? कोर्ट से राहत मिली हमारे अजीत दादा पवार को। यह जुलाई 2021 का प्रेस रिलीज है। उन्होंने कहा सुनेत्रा पवार और अजीत पवार की 65 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति हम जब्त करते हैं। 826 करोड़ रुपए के स्कैम में ये लोग शामिल हैं। कैसे राहत मिली जानते हैं आप? ये ईडी ने चार्जशीट में से नाम ही ड्रॉप कर दिया। 2018 में छगन भुजबल जी के खिलाफ केस लगाया। उन्होंने कहा कि वो जो महाराष्ट्र का सदन है उसके घोटाले में आरोपी है। अभी 10 दिन पहले हाई कोर्ट में यह कहा कि साहब वो याचिका की फाइल ही घूम गई है हमारी। दुख इस बात का हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो संजय राउत के खिलाफ जेल में रखने का अमानवीय काम किया वो विच हंट था।
नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के, जब मध्य प्रदेश के चुनाव आते हैं, गोविंद सिंह, उनको एक नोटिस ईडी देती है, वो हतप्रभ रह जाते हैं। बहुत ईमानदार नेता है, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ आज तक किसी अदालत में कोई ऐसा मुकदमा ही नहीं, कोई कारण भी नहीं बताया आपने। जब कपिल सिब्बल जी, विवेक तनखा जी सर्वोच्च अदालत जाते हैं, आज 10 महीने हो गए, ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं 1 मिनट बताता हूं, आपकी वाजिब दलील है जो आप रोज देते हैं। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं इनको, जो आज ईडी ने हरियाणा से रिकवरी की है, वो तस्वीरें दिखाइए। अभय जी, बंद कर ले ईडी इस पर अपनी आंखें। दिलबाग सिंह, पूर्व विधायक आईएनएलडी के अभय चौटाला के समधी हैं, और एक और कांग्रेस के विधायक के घर पर भी रेड्स हुए। ये सब पर ईडी अपनी आंखें बंद कर ले क्या? ये जो 5 करोड़ कैश है, विदेशी हथियार है, 300 राउंड बुलेट्स वहां मिले हैं, अंजना जी, शराब की बहुत सारी बॉटल्स मिले हैं, ये सब ईडी बंद कर दे, क्योंकि आप बताएंगे कि कुछ नेताओं को दूसरी तरफ जाने पर रिस्पाइट मिल गया है ना? आप उन अफसरों पर 2 लाइन नहीं बोले अभय जी? कुछ नहीं, आप उन अफसरों पर 2 लाइन नहीं, पहले मेरा सवाल सुनिए। आप उन अफसरों पर 2 लाइन नहीं बोले सर, जिन पर यह पत्थर मारा गया है? और अधीर रंजन चौधरी तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन है, उनकी बात को आप सेकंड करने को आज तैयार नहीं है। अंजना जी, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थक नहीं हो सकता, मगर आज प्रधानमंत्री जी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना चाहिए कि आखिर देश में ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई। प्रधानमंत्री जी हृदय पर हाथ रखिए और बताइए देश को कि 2014 में सीबीआई ने कितने छापे हेमंत बिस्वा शर्मा क्या मारे थे, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली थी। जुलाई 2015 में आप गए असम और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, एक बुकलेट निकाल करके कि अमेरिका की लुई बर्जर केस में आरोपी है, हमारे पास प्रमाण है। अगस्त में वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, देश के गृह मंत्री जी से पूछा जाता है सवाल कि अब वो अपराधी नहीं है, तो कहते भैया अब ये सवाल मुझसे करना बंद कर दीजिए। भावना गवली को ईडी ने 5 नोटिस दिए, बताइए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि नहीं? शिवसेना की सांसद, उसने कहा नहीं जाऊंगी ईडी के पास, ईडी के पास नहीं जाऊंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगी। प्रधानमंत्री जी बताइए ना, प्रताप सरनाइक, ये ईडी ने अब ट्वीट किया 11.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की, क्या हुआ प्रधानमंत्री जी बताइए ना? नारायण राणे के केस का क्या हुआ, आज देश जानना चाहता है। आज आपको बताना पड़ेगा। हसन मुंशरिफ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे कि 40,000 किसानों का पैसा उसके बच्चों के खातों में चला गया, क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? आप महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, इकबाल मिर्ची, दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, उसका साथी प्रफुल्ल पटेल, जिसकी संपत्ति जब्त की, आज आपने गले लगाकर सारे पाप धो लिए। प्रतिपक्ष के लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों वैमनस्य का भाव प्रतिपक्षी दलों के खिलाफ रखते हो। आपने अधीर रंजन का आज साथ नहीं दिया मेरे 2 बार बोलने के बावजूद, तो ठीक है, आप ममता बनर्जी को क्लीन चिट दे रहे हैं क्योंकि आप उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, उन अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी ने तमाम ऐसे आरोपियों को जिस तरह से गले लगाया है, मैं इस पे स्पष्ट जवाब देना चाहता हूँ। अब हो गया, 2 टेक हो गए सर, अब छोड़ दीजिए अभय जी। मैं इस पे स्पष्ट और स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूँ। आप एक एक करके सबको गले लगाते हैं और उसके बाद से सब पर ईडी सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल, एक एक करके तमाम विपक्षी नेताओं को हर स्टेट में विपक्ष कह रहा है आप टारगेट कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। अब मुझे केवल 40 सेकंड दे दे और अभय जी प्लीज बीच में मत बोलेगा। इन्होंने अभी एक नाम लिया, प्रताप सरनायक। अंजना जी, प्रताप सरनायक उद्धव सेना के साथ थे, तब ईओडब्ल्यू मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस बंद किया। जून 2022 को एकनाथ शिंदे जी की सरकार हमारी सरकार बनी। दिसंबर 2022 को विद्या की रिपोर्ट चेक आज तक इंडिया टुडे, आप गूगल करके देख लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी ने खड़े रहकर कहा नथिंग डूइंग, क्लोजर रिपोर्ट नहीं जाएगा टॉप्स केस में, हम इस केस को जारी रखेंगे। इन्होंने कहा 95% केसेस अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, नहीं अंजना जी, 100% केसेस अगेंस्ट करप्ट पीपल। और इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये सुनिए सुनिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज डोंट स्पीक। पवार, सुनेत्रा पवार, ये अजीत पवार, देखिए ये तरीका नहीं है। देखिए मैं फिर से चलाऊंगा। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। अब मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल 2013 में बोलते थे सोनिया गांधी भ्रष्ट है, या तो अभय जी बता दे कि उस समय पर अरविंद केजरीवाल गलत थे तो आज उनके साथ गठबंधन क्यों किया है, या आज अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न कर दिया। अच्छा, वैसे तो अभी मैंने अभय जी के खुद के बयान सुना है कि किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ है, उस पर अभय जी ने एक वाक्य नहीं बोला, चलिए छोड़ देते हैं। उन्होंने एक आंकड़ा दिया। अजीत पवार से कितनी मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, सब पे आ रहा हूं मैं, एक एक करके बोलिए। अभय जी आपका ऑडियो जा नहीं रहा है,
क्योंकि ये शाउटिंग मैच कहीं और करना होगा आपको, यहाँ पे आज तक पे हम नहीं करेंगे। हाँ, एक एक करके मैं जिसका एक एक नाम लूं करके वही बोले अभी। मैं एक एक करके आ रहा हूँ, मुझे सीरियल वाइज जाने दीजिए। मैं उस पे भी आ रहा हूँ, पूछताछ मैं वाली उस पे डेट भी आ बताइए। रहा हूँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ मैडम, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। अजीत पवार जी जब हमारे साथ पहली बार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद उनकी सरकार जब बनी उद्धव सेना में, तो अगर वो इतने भ्रष्ट थे, इतने केसेस थे उनपे, तो उनको उप मुख्यमंत्री भी बना दिया, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन एमवीए का भी बना दिया। और पहले अभय जी मान ले कि जिस सरकार में इनके चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस की 15 साल की सरकार, उसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो उनके चीफ मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। पहले मान ले इस बात को, इस फैक्ट को मानने के बाद आगे चर्चा करें। उन्होंने 5,000 केसेस की बात की, 5,000 केसेस तो हुए हैं, आपके समय पर तो केस नहीं होते थे। अब वो केसेस के चार्जशीट फाइल हो गए, जिन 26 केस में कोर्ट ने ट्रायल में दिया है अनुमति, तो उसमें से 24 में कन्विक्शन हुआ, ये 95% कन्विक्शन रेट हो गया। और आखिरी बात अभय जी, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, एक लाख, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने आपके सवाल का पूरा जवाब दिया। अरे ओनस तो आप पर है ना, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना देश से। मैं आपको ईडी वाले एक काम करते, ये बार बार नहीं, एआई वर्जन, नुमाइंदी टीम ही भेज दीजिए जो अजीत पवार से भी पूछताछ कर ले। एआई वर्जन इनका चलता है अभय जी का, जैसे सना और अंजना का भी एआई वर्जन चलता है। ये वही डायलॉग बोलते बोलते पता नहीं क्या, मोदी जी के भाषण की बात करते, मोदी जी ने तो बोला कि जो, सुनिए ना, मैं आपको वही बता रहा हूं, मोदी जी ने अजीत पवार का नाम नहीं लिया था। भोपाल की रैली में उन्होंने कहा था कि ये एनसीपी का 70,000 करोड़ का घोटाला है, और आज भी मैं कह रहा हूं कि शरद पवार वाली फैक्शन का घोटाला है। मानिए इस बात को अभय जी, क्यों नहीं मानते आप? और आपको चुनौती दे रहा हूं, आप प्ले कर दीजिए मोदी जी का वो भाषण पर। एनिवेज, आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है कि नहीं है? संजय सिंह भ्रष्ट, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है या नहीं है? संजय सिंह भ्रष्ट है या नहीं है? अभय जी पहले आप बताइए, एक हफ्ते पहले का वो स्पीच है आपका जो मैंने शुरुआती दौर में सुना है, पहले बताइए उनके ऊपर क्या विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है? ठीक है, और खैरा की गिरफ्तारी क्या है वो बता दीजिए। मतलब ये एक दूसरे पर विद्वेष का आरोप लगाते हैं और फिर केंद्र में आकर बोलते हैं डेमोक्रेसी बचाओ। अच्छा, कैंसर ऑफ करप्शन टीएमसी को किसने कहा है 2 दिन पहले? अधीर रंजन चौधरी ने। तो बोल दीजिए अधीर रंजन चौधरी गलत है, बोल दीजिए अधीर रंजन चौधरी गलत है। जवाब दीजिए अभय दुबे जी। अभय दुबे अंजना जी, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं मैं। ये जो प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार जी पे आरोप लगाया था, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ये बात है बैंक घोटाले की। 1/7/2021 की प्रेस रिलीज है ईडी की, बड़ी डिटेल्ड प्रेस रिलीज है। उसमें सारे सेक्शन 420, 467, 468, 471 आईपीसी हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम है। अब क्या करते हैं, ये आज तक की रिपोर्ट है कि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार का नाम चार्जशीट में से हटा दिया जैसे ही गले लग गए। क्यों साहब? छगन भुजबल साहब की फाइल क्यों घूम गई? भावना गवली को 5 ईडी समन देता है। आज उस मुकदमे का क्या हुआ? यामिनी जाधव, यशवंत जाधव फेमा का केस आपने लगाया, उस फेमा के मुकदमे का क्या हुआ? नारायण राणे का क्या हुआ? आपका बसन गौड़ा कर्नाटका का विधायक कह रहा है कि 40,000 करोड़ के घोटाले का राज फाश कर दूंगा मुझे पार्टी से निकाला तो। गई क्या ईडी सीबीआई वहां पर? तो जब तुम्हारे दामन पर दाग हो तो वो दाग उजले हो जाते हैं और प्रतिपक्षियों को निशाना बनाते हैं। इसलिए अभय दुबे जी, ईडी के अफसरों पर बंगाल में हमला सही है। कहां गलत है? बंगाल पर हमला गलत है और प्रजातंत्र पर मोदी जी का हमला भी गलत है। मैंने तो पहले ही कहा स्टेटमेंट में कि बंगाल में जो हुआ वो गलत है और मोदी जी जो देश के प्रजातंत्र पर हमला कर रहे हैं, प्रतिपक्षी दलों पर ईडी को निशाना साधकर, वो भी गलत है। कोर्ट ने कई बार इस बात को कह दिया। अधीर बाबू कह रहे हैं ममता जी तानाशाह, ठीक कह रहे हैं? तानाशाह कौन है ये दिखाई दे रहा है आपको? जो प्रतिपक्षी दलों पर हमला करे वो कितना बड़ा तानाशाह होगा, और जो अपने को गले लगा ले जिन लोगों को अपने ये पार्टी तोड़ने के लिए हमले की जा रहे हैं। आप जानती है चुनाव आते हैं तब ये हमले तेज हो जाते हैं। पूरा सेल बना दिया हमने सुना है बीजेपी ने कि दूसरी पार्टी से जो नेता आएंगे उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे लाना है, और हेमंत बिस्वा शर्मा को उसका हेड बना है। आज तक में भी एक सेल बना है कि दूसरे चैनल के एंकर को कैसे लाना है, ऐसा बना है? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आज तक में है सेल एंकर दूसरे चैनल, तो आपको हमारे सेल का कैसे पता है? मुझे बताइए ना, डिनाई कर दीजिए अगर गलत है तो। देखिए मुझे गुस्सा क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज तक में मुझे भी सुनाई दिया कि कौन से अच्छे एंकर है, उनको तलाशो और उनको ले आओ इधर। तो ऐसा बना है सेल, तो आप कंफर्म कर लीजिए। बिल्कुल नहीं है, मना कर रही हूँ ना, आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी कह रहा हूं कि ये उड़ती हुई खबरें, एक खबर आती थी आम आदमी पार्टी से कि 800 करोड़ रुपया रखा हुआ है, बीजेपी वालों ने ऑडियो टेप जारी करेंगे कि हमारी पार्टी तोड़ने वाले हैं। कहां हुआ वो? आईबी की रिपोर्ट आई थी, गुजरात में हम चुनाव जीतने वाले हैं। फिर एक आया था कि सीबीआई ऑफिसर हमको ऑफर दे रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। परंतु ये सारे सवाल नहीं है। देखिए मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अभी अभय जी ने करप्शन पर बहुत महाज्ञान हमें दिया। अभय जी मुझे बताइए, बाकी सब छोड़ दीजिए, हमारी तू मैं कि तुम करप्ट मैं करप्ट। लालू जी पहली बार 2013 में कन्विक्ट हुए और 4 बार कन्विक्ट हुए। लालू जी आपकी दृष्टि में कन्विक्टेड करप्ट है? और दूसरी बात, पवन मुड़ी अभी कन्विक्ट हुआ है 3 साल के लिए।
पॉन मुडी कन्विक्टेड करप्ट है। अब बाकी सब तो छोड़ दीजिए, बाकी सब में तो डिनायल इफ एंड बट हो सकता है। आप बताइए जो कन्विक्टेड करप्ट है उसको क्या मानते हैं अभय जी? और अभय जी कृपा करके इधर उधर मत जाइए। मैं मानता हूं कि मां सरस्वती विराजमान है आपके कंठ पर इसका मतलब यह नहीं कि इस प्रकार से आप डाइवर्ट करें हर बात को। मैंने आपकी शुरुआती टिप्पणी सुनाई, उस पर आपने एक प्रतिक्रिया नहीं दी है कि क्या संजय सिंह मनीष सिसोदिया को कांग्रेस भ्रष्ट मानती है या उनको कहीं धोबी घाट में ले जाकर साफ कर दिया है? जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन में जो शामिल हो रहे हैं सब धुलते जा रहे हैं आपकी नजर में, जल्दी से अभय जी छोटा सा जवाब। अंजना जी, ये बीजेपी में शामिल करके धो लेते हैं आप इंडिया गठबंधन में जो आ जाए, चाहे कन्विक्टेड भी हो, सब स्वच्छ गंगा स्नान। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो विज्ञापन देखिएगा बड़ा मुफीद है कि दूध सी सफेदी भ्रष्टों में आए, भाजपा में जैसे ही वो शामिल हो जाए। मैं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेता। वो राजनीतिक दल मुझ पर आरोप लगा रहे हैं जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना के मामलों में पैसे लेते हुए टेलीविजन पर पकड़ाया और जिसको कारावास की सजा हुई। इतिहास से प्रतिशोध लेना बंद कर दीजिए, आज की बात कीजिए। आज अगर संजय राउत के केस में अदालत ये कहती है कि आप विच हंट कर रहे हैं, आज अगर गोविंद सिंह के केस में आप 10 महीने से जवाब प्रस्तुत नहीं कर रहे, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप प्रतिशोध की आग में जल रहे हो, राजनीतिक दल तोड़ रहे हो। मैंने एक लंबी फहरिस्त दी आपको, चलती रहेगी, ये इधर की लिस्ट गिनाएंगे, वो उधर की लिस्ट गिनाएंगे, लेकिन तो अलग है ना। सबकी चिंता ये है कि ईडी के अधिकारियों पर इस तरह का हमला, और वो तस्वीरें सबको परेशान कर रही हैं कि अधिकारियों पर अगर हमला होगा इस तरह से। आज ही देखिए हरियाणा में उन्होंने कितनी रिकवरी की है। आप कैसे हमला करा सकते हैं ऑफिसर्स पर? मिस्टर सिंह। जी अंजना जी, आज की जो तस्वीरें मैंने अभी आपके चैनल पर देखी बहुत ही डराने वाली। अब सरकारी अधिकारी जो कि अपनी कानून सम्मत शक्तियों को प्रयोग करते हुए सरकार की कार्रवाई करने जा रहे हैं, उन पे इस तरह का हमला, प्रायोजित हमला बहुत ही दुखद है और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले भी ये जो माहौल बनाया जा रहा है या कुछ समय से कि ईडी जो है सरकार के इशारे पे नाच रही है, जो कि सरासर गलत आरोप है। मैंने पहले की सरकारों में भी काम किया है, इस सरकार में भी काम किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह का कोई दबाव कभी सरकार की तरफ से ईडी के अधिकारियों के ऊपर आया। लेकिन सत्येंद्र जी, एक क्वेश्चन है जो तौसीफ साहब रेज कर रहे हैं, तौसीफ साहब माफ कीजिएगा, वो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्या रेड के पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था? एक सेफ्टी नेट बनता है जिसके दायरे में ये सब रेड्स करनी चाहिए थी। क्या ईडी का अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसमें क्या है? अगर दूसरे स्टेट में जाकर किसी नॉन बीजेपी रूल स्टेट में जाकर रेड कर रहे हैं, किसी स्टेट में कर रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर है? देखिए सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले ईडी ऑफिसर को अपनी सीक्रेसी मेंटेन करनी है। वही तो, जहां ये डाउट हो कि सीक्रेसी कंप्रोमाइज हो जाएगी लोकल एजेंसी को टच करने में, तो वहां लोकल एजेंसी की सहायता नहीं ली जाती है। और यहां जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि जब सरकार के मंत्री ही या विधायक इन्वॉल्व हो तो वहां ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि यदि स्थानीय पुलिस को लूट में लिया गया तो सूचना पहले से ही उनको लीक हो जाएगी और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो विफल हो जाएगा। अब जवाब दीजिए तौसीफ साहब, अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि लोकल पुलिस को या वहां पर जो सरकार है उसी का विधायक मंत्री हम कैसे बता सकते हैं? लीक हो गया तो वो तो छुपा लेगा सारा माल। और बंगाल से क्या क्या बरामदगियां हुई हैं नोट के अंबारों की, वो तो आपको याद दिलाने की जरूरत है नहीं तौसीफ साहब। नहीं, बिल्कुल सही है। आपने सही कहा कि बहुत सारे रेड में नोट की भी बरामद हुई है और उनको बहुत सारे नेता जेल पर भी है और उनको पार्टी से ममता बनर्जी ने निलंबित भी कर रखा है और उन्हें यह भी कह दिया कि पहले अपने आप को क्लीन साबित करो, उसके बाद में हम पार्टी में वापस लेने की सोचेंगे। तो पार्टी के तरफ से ममता बनर्जी तो किसी को संरक्षण नहीं दे रही है, प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। लेकिन अगर ईडी सीक्रेसी की बात कह के एक इलाके में घुस जाए जहां पे मॉब आ जाए, क्या मॉब के साथ पुलिसिंग का क्या रोल होता है ये आप कहिए उन सर को कि वो बता दें कि हाँ मॉब के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्या उन्हें जबकि आपने लोकल एसपी को आपने इन्फॉर्म नहीं किया या फिर चीफ सेक्रेटरी की लेवल के मैं बात कर रहा हूं, उन्हें भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया ये पूछने के लिए कि कौन सा सेंसिटिव एरिया है। आपको ये बोलना जरूरी नहीं कि आप कब किस वक्त कहां जा रहे हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं कि इन इलाकों में हम जाना चाहेंगे, इनका आप रिपोर्ट हमें बताइए कौन सा इलाका सेंसिटिव है, कहां पे हमें लोकल पुलिस
की सकता है क्या प्रोटेक्शन पड़ेगी सतेन या जी? नहीं पड़ेगी, सतेन जी, सारी ऐसा हो बात सकता है कि चित भी एरिया आपका बता पट भी दें। आपका। आप एक जगह पे पहुंच जाएंगे, आप एक जगह पे पहुंच जाएंगे, वहां पे फॉर्मर गंदरगोल डेप्यूटी होगा, डायरेक्टर उसके है, बाद उनकी वापस बात भी फिर तो सुन blame भी लीजिए। उनको ही देंगे, अपने अब ऊपर blame कुछ भी वो नहीं तो लेंगे। सेवानिवृत्त है, उन पर तो आप आरोप नहीं लगा सकते हैं सतेन जी। जी अंजना जी, वो कह रहे हैं आपको देखिए, एरिया जहां तक- बता देना चाहिए था, कैसे पुलिस वहां जानेगी, मॉब ऐसे अचानक आ जाए तो क्या कर सकते हैं? जी नहीं, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे ऑपरेशन की सीक्रेसी बनी रहे। और जहां तक ये कह रहे कि मॉब आ जाएगी, यदि कोई एरिया जो सेंसिटिव नहीं है, शायद उनकी आवाज चली गई। अंजना शायद जी, उनकी इसमें मैं आवाज- केवल एक चीज बोलिए बोलिए बोलिए, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। ये देखिए कैसे, जहां- ये तो ऑर्गेनाइज्ड हमला दिख रहा है ना जी सतेन मैं जी। यही कहना चाहता हूं कि अचानक यदि कहीं पे मॉब ऑर्गेनाइज कर दी जाती, इकट्ठी कर दी जाती है, तो एरिया सेंसिटिव है या नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। और सेंसिटिव एरिया क्या होता है भाई? ये सेंसिटिव एरिया क्या होता है? जरा सेंसिटिव एरिया डिफाइन कीजिए तौसीफ साहब। सेंसिटिव एरिया मतलब? नहीं, मॉब को उकसाने पे भी आप मॉब को क्या उकसाने के पे ऊपर में भी आप उनसे पूछिए कि जब पुलिस के सामने जब स्टेट पुलिस कहीं पे Sensitive area नहीं भीड़ define को किया अगर आपने। भीड़ इकट्ठा होती है तो उससे कैसे इंगेज करती है आप? नहीं, सेंसिटिव एरिया क्या है नहीं है, ये तो वो अगर इंटीमेट करते हैं, एटलीस्ट मैं कह रहा हूं कि भाई आप चीफ सेक्रेटरी को भी इंटीमेट करें, तो उनसे आप पूछे कि भाई आपका रिपरकशन क्या हो सकता है आपके, क्योंकि आपका सेंट्रल फोर्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। 2019 के इलेक्शन में नॉर्थ बंगाल में गोली चला करके उन्होंने वोटर्स को हत्या कर दिया था। तो ये आप क्लीन चिट नहीं दे सकते सेंट्रल फोर्सेस को। अगर सेंट्रल फोर्सेस आ रहे हैं, अगर ईडी ऑफिसर्स के साथ आ रहे हैं, बीजेपी के नेता पहले से वहां पे भाषण देते हैं कि हम यहां पे ईडी भेज देंगे, वहां पे सीबीआई भेज देंगे, ये इन सारे बैकड्रॉप में आप किसी भी स्टेट के पुलिसिंग को, स्टेट की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को आप कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे, आप उनको कुछ नहीं समझेंगे, ये तो अनुचित होगा मेरे हिसाब से। फिर तो यही कहा जाएगा ना कि ये सारा ऑर्गेनाइज। सतेन जी 2 लाइन का रिस्पॉन्स जल्दी से। बीजेपी सतेन जी 2 लाइन का बीजेपी रिस्पॉन्स चाहती है कि कुछ ऐसा गंडगोल हो और उसके बाद में फिर स्टेट बैशिंग स्टार्ट हो। गोंडोगोल नहीं है ये, देखिए, इसका सीरियसनेस समझिए। अंजना जी ये सरासर गलत आरोप लगाया है, क्योंकि ऐसा नहीं है। एजेंसी जो ईडी की टीम गई थी, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल फोर्सेज दी थी, जो कि ये सारी इंक्वायरी करने के बाद रेड सत्यापित की जाती है, ये भी पता किया जाता है कि वो इलाका कैसा है, वहां के हालात कैसे हैं। लेकिन ये तो कोई सोच नहीं सकता कि अचानक 100-200 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और वो हमला बोल देगी। स्टेट पुलिस होती तब क्या करती? तब भी यही होता और क्या होता? और हमला कब होता है? रेड होने पर हमला कब किया जाता है? जब कुछ छिपाना हो। सवाल तो ये भी है ना तौसीफ साहब, और वो टीएमसी का नेता है, इतना क्लियर है। धीरेन्द्र जी से हमले, देखिए हमले की मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूं, मैं हमले की डिफेंस नहीं कर रहा हूं। किसी को हक नहीं है कि वो ऑफिसर्स पे हमला कर दे, लेकिन साथ साथ ये भी ख्याल रखना होगा ऑफिसर्स को कि वो किसी तरीके का भड़काऊ तरीके का उकसाने वाला भी कोई हरकत ना हो। क्यों भड़काएंगे जाकर वहां? क्राउड कंट्रोलिंग ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल, वो क्यों ऐसा क्राउड कंट्रोलिंग क्या होती है मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, एजेंसीज जानती हैं कि क्राउड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आप अपना प्रिपेयरनेस कीजिए, आपके ऊपर में आप सीक्रेसी करेंगे, हम बताएंगे भी नहीं। अंजना जी, ईडी पे जो ये हमला हुआ है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो इन लोगों को सुन रहा है, झारखंड के सीएम को 7 बार मिली ईडी की नोटिस, बंगाल के इनका दिल्ली सीएम को मिली 3 बार, तेजस्वी जी को मिली 3 बार, बंगाल के कानून मंत्री को 12 बार। लूट में भी ये रहेंगे और लूट में भी यही रहना चाहते हैं। मैं तो सुन रहा हूं, अजीब अजीब ये लोग तर्क दे रहे हैं। भाई आप लूट करके लूप में रहेंगे और जांच के ईडी को आप फेस नहीं करना चाहेंगे, तो वो क्यों करेगी? जरा ये मुझे बताइए आप, क्या उनको लेना देना है ईडी को? किसका फोन बज रहा है? बंद कीजिए भाई, किसी का फोन बज रहा है, बंद कीजिए धीरेन्द्र। जिस तरह जी देखिए समन्वय बढ़ा है, फोन बंद करके। जितनी बार आपने बंगाल, अरे धीरेन्द्र जी, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारे गठबंधन के साथी ईडी के डर से इनसे चिपके हुए हैं।
ये चिराग बाबू गए हैं, आपने, मैं बता रहा हूँ, चिराग बाबू गए हैं, उसकी वजह क्या है बताइए। ABCD आपने बताया, अभी आपके स्क्रीन पे मैंने देखा कि ए से लेकर जेड तक के लोग, लेकिन सिर्फ आपने 26 लोगों का नाम बताया है, वो भी कैपिटल वाले जो बड़े घोटालेबाज है। स्मॉल ABCD भी है, तो इसी के विरोध करने का ये गठबंधन है। और ये इतना बड़ा समूह है कि ईडी का विरोध करके डर पैदा करना चाहते हैं कि इन पर जांच नहीं हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कटिबद्ध है और देशवासी भी कटिबद्ध है कि आप लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा ही जाएगा। और टीएमसी का तो चरित्र यही रहा है, आप बांग्लादेश से जितने भी अपने गुंडे पाल के यहाँ पे सिटीजनशिप दिया है, चुन चुन के एक एक को बाहर किया ये आपने अच्छा याद दिलाया। ये रोहिंग्या मुस्लिम्स ने किया है, ये कैसे ज्ञान आ गया बीजेपी को तुरंत? आपके पास अलग रिपोर्ट आई, मैं पूछ रही हूँ, फिर आप इतने गुस्से में देख रहे हैं, एकदम लाल लाल। इंद्रजीत कुंडू का नाम सुना है आपने? हाँ, हमारे रिपोर्टर है। हाँ। उन्होंने रिपोर्ट इंडिया टुडे में फाइल की है, साउथ बंगाल हैज बिकम हब ऑफ रोहिंग्यास। और उसके अलावा रोहिंग्यास, मेरी बात तो लीजिए, आप काहे इतना गुस्सा हो रही है? रोहिंग्याओं को जब हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा घोषित किया गृह मंत्री जी ने, तो ममता दीदी ने कहा ये तो बेचारे भूले भटके अच्छे लोग हैं, इनको आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? तो किसका दिल धड़कता है? और मैं तो पूछ रहा हूं, यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, बता दे कि हमारे गुंडों ने किया, रोहिंग्याओं ने नहीं किया, खारिज कर दे इसको। परंतु देखिए बात क्या है, इनके हिसाब से 370 लागू है बंगाल में, मतलब कि ईडी पूछ कर जाएगी। वो केजरीवाल बोलते सवाल ऐसे भेज दो, अरे क्या लगा रखा है भाई? ये सेंसिटिव जोन क्या होता है? रामनवमी मुस्लिम इलाके में नहीं जा सकती वहां पर, वरना वर्षा होगी पत्थर की। ये क्या सेंसिटिव जोन होता है? और मैं आपको बताता हूं, तौसीफ जी बीच में मत बोलिए। एक ही तरीके का सेंसिटिव जोन होता है, वो होता है चुनाव के समय पर, जिसकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास होती है। तब जब सेंट्रल फोर्सेज ने मांगी सेंसिटिव बूथ की लिस्ट कि बताइए कहां पर डिप्लॉयमेंट करना है, तब आपके इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दी। तो यह आपकी मानसिकता है कि सेंट्रल फोर्सेस का इस प्रकार से अलगाववाद पैदा कीजिए, सेंट्रल कोई भी किसी भी चीज की तरफ, कि उसके प्रति इस प्रकार की घृणा की भावना है। और देखिए मैं आखिरी सवाल क्योंकि अभय जी से पूछना चाहता हूं, अभय जी ने अभी कहा कि यह प्रतिशोध की भावना इस्तेमाल की जा रही है एजेंसीज के द्वारा। यह अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट इंडिया टुडे में छपा है, टीएमसी हैज अंडरस्टैंडिंग विद बीजेपी टू एस्केप सेंट्रल एजेंसीज। मतलब आप बताइए कि यह विद्वेष की भावना है, या अधीर रंजन जी जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सांठगांठ हो गई है, तो कोई विद्वेष की भावना नहीं? आज तो अधीर बाबू से, अब तक तो आप दिग्विजय सिंह, 2-4 ऐसे नेता थे जिनके बयानों से हाथ धोते थे, स्टेट प्रेसिडेंट। आज आप अधीर बाबू, अरे लोकसभा में नेता सदन कांग्रेस के, और स्टेट प्रेसिडेंट बंगाल, उनकी बातों से आप मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी की सेवा में काम कर रही है ममता जी, कल ही बोला है। नहीं, आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं, बहुत ही तकनीकी बात कर रहा हूं। अगर ये कह रहे हैं कि ईडी का बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन था, तो इसका अर्थ है कि वहां पहले से मॉब तो इकट्ठा करके रखा नहीं गया होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता था। स्टेट एजेंसियों को पता होता तो भी आरोप लगाते हैं। वैसे स्टेट एजेंसियों को अगर पॉलिटिकल इंटेंशन मेलाफाइड पॉलिटिकली नहीं होता है, तो स्टेट एजेंसियों को बताया जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण। तो अधीर बाबू को आप खारिज कर रहे हैं आज के बयान को? से सुरक्षा मुहैया करा के रखिए, वो घर नहीं बताते, वो घर नहीं बताते। रंजन जी के बयान को खारिज कर रहे हैं क्या? सवाल ये है कि ये जो बसन बताइए ना, आज के अधीर रंजन जी के बयान को खारिज कर रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए के प्रमाण है प्रधानमंत्री जी। 2014 से पूरी, अभय जी इधर आ जाइए ना, कहां आप घूमते पूरी परिक्रमा करते हैं डिबेट में? आप इधर आइए, आप बंगाल पे बोलिए। अधीर रंजन जी ने बोला है कि आज घायल हुए, कल हत्या होगी। आपके बीच में नहीं बोला, देखिए अंजना, ठीक है, बीच में नहीं, अभी शहजाद जी सीबीआई ने लुकआउट नोटिस रिवोक किया। क्या मिला है? चुनाव खत्म हो गया है, अब चुनाव खत्म हो गया ना, अब थोड़ा इनको टाइम देते हैं। महादेव ऐप स्कैम में क्या निकला? चुनाव खत्म हो गया, 2 लाइन में बताइए क्या मिला? एक मिनट अंजना जी, महादेव ऐप विजय माल्या का सीबीआई बड़े से बड़े करता धरता जो विदेश में बैठे हैं, उनको वापस लाने की प्रक्रिया चालू है। आज तक ने उसकी रिपोर्ट भी बताई है, एक्सेलरेटर ही दबा हुआ है, सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्सेलरेटर दबा हुआ है। मैं तो आज पूछना चाहता हूं, आज तो कम से कम साबित हो गया ना कि महादेव ऐप घोटाला बड़ा घोटाला था, जिसके ऊपर ये लोग संशय पैदा करते थे, कहते थे देख लेना चुनाव में क्या होगा। आज चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ, जनता ने भी मुहर लगा दी है कि ये घोटाला आपने महादेव के नाम पर भी किया।